हेलो हेलो स्टूडेंट। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर में फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक है ब्रिज रेक्टिफायर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें हम लोग तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि बहुत कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, बस एक आध टॉपिक छूटेगा, आपका पूरा सिलेबस कवर अप होगा, परेशान ना होइए। ये नया टॉपिक आपका फिल्टर सर्किट क्या होती है। देखिए, फिल्टर सर्किट में हम लोग तीन तरह की सर्किट है, एक कैपेसिटर इंडक्टर और एक प्रैक्टिकल सर्किट। इन तीनों सर्किट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले फिल्टर सर्किट होती क्या है। देखो, फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ rectification can be achieved by smoothing out फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, अभी भी फुल वेव रेक्टिफायर में डायरेक्शन तो जो आपकी आई थी फाइनल आउटपुट वोल्टेज की डायरेक्शन तो एक ही हो गई, यूनी डायरेक्शनल पॉजिटिव ही हो गई, पर देखो वैल्यू कैसे बदल रही है। अभी भी वैल्यू लगातार बदल रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू बढ़ रही, घट रही है। पर डीसी में कन्वर्ट होने के लिए क्या होती है, वैल्यू सीधे कांस्टेंट हो जानी चाहिए, लगभग ऐसे हो जाए, लगभग यहाँ से अगर शुरू हो तो ऐसे कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो मान लेंगे कि डीसी में कन्वर्ट हो गया है, पर ऐसा हो नहीं रहा अभी, इसलिए फिल्टर सर्किट की जरूरत पड़ी कि इसको अभी और फिल्टर आउट किया जाए। अभी भी इसमें एसी पार्ट है, उसको और हटाया जाए। तो उसको हटाने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट कर रहे हैं इस्तेमाल। फर्दर इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ रेक्टिफिकेशन कैन बी अचीव्ड बाय स्मूथिंग आउट द वेवफॉर्म फॉर IL एंड EL, यानी लोड के क्रॉस जो करंट और वोल्टेज है उसके वेवफॉर्म को और स्मूथ किया जाए, ठीक है। फॉर दिस यहां पर लिखिए द वेरिएशन ऑफ IL and EL will be reduced by using filter circuit। जो रिपल फैक्टर है उसका अमाउंट और कम हो जाए। ये सब कुछ हम लोग कैसे करेंगे, फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाय यूजिंग फिल्टर सर्किट्स सम filter circuits are given as। तो सबसे पहला जो है वो आपका कौन सा है, शंट कैपेसिटर फिल्टर, जिसको हम लोग सिंपल अगर नाम दें, एक और नाम दें CR फिल्टर या RC फिल्टर, ठीक है, जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होगा, ठीक है। द सर्किट डायग्राम इसका देखो कैसे है, शोन एज। देखो यहां पर आपका इनपुट जो आपका रेक्टिफायर से आउटपुट EL के क्रॉस आया हुआ है उसको इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में, ठीक है, IL या EL जो भी है। और ये अप्लाई होगा, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रजिस्टर, ये सर्किट है, ठीक है। ये लोड रेजिस्टेंस RL है यहाँ पर, और ये कैपेसिटर C है, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस C है।
और ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका अमाउंट RL है, लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी एक लोड रेजिस्टेंस है। तो वहाँ के आउटपुट को इसके इनपुट में हम लोग कनेक्ट करेंगे, जिसको हम लोग फिल्टर सर्किट बोल रहे हैं, शंट कैपेसिटर फिल्टर। देखो ये EL या IL नहीं, जो कुछ भी होगा इसको E मान लेंगे अगर यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से ये होगा, ठीक है। व्हेन द, देखो आगे चलिए, तो व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस RL, लिखते चलें और समझते चलें इसको, ठीक है। अक्रॉस RL राइजेज, जब वोल्टेज का अमाउंट बढ़ेगा तब क्या होगा, द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर इसके सीरीज में कनेक्टेड है पैरेलल में, ये क्या करेगा, जब वोल्टेज का अमाउंट बढ़ेगा, देखो ये E कुछ इस पार्ट का ऐसे ऐसे रहा होगा, फुल वेव रेक्टिफायर से मान ले हमने लगाया हुआ है कुछ इस तरह से। तो जब ये इसका अमाउंट बढ़ेगा ऐसे, RL के क्रॉस भी वोल्टेज बढ़ेगा, तो कैपेसिटर जो C है वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बढ़ा तो वो क्या होगा, चार्ज हो गया। और जब ये वोल्टेज घटने लगेगा तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसको कांस्टेंट बनाए रखेगा, पूरी तरह से वोल्टेज डाउन नहीं होने देगा, कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। इस वजह से ये कांस्टेंट बना हुआ रहेगा कुछ इस तरह से, पूरी तरह से जीरो और मैक्सिमम नहीं होगा, बल्कि कुछ कांस्टेंट बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो DC पार्ट कुछ और निकल करके यहां से आएगा, इसीलिए ये फिल्टर इस्तेमाल किया जा रहा है, CR फिल्टर। इसकी वर्किंग हम लोग लिख रहे हैं, देखो, राइजेज द कैपेसिटर गेट्स चार्ज, कामा द कैपेसिटर गेट्स चार्ज व्हेन द वोल्टेज फॉल्स। अब अगर वोल्टेज डाउन हो रहा है तब क्या होगा, व्हेन द वोल्टेज फॉल्स इट डिस्चार्ज, जो कैपेसिटर है अब वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इट डिस्चार्ज या इट डिस्चार्जेस सेंडिंग an additional current through RL, an additional current through RL के क्रॉस एक एडिशनल करंट डिस्चार्जिंग की वजह से RL के क्रॉस एक एडिशनल करंट दिखने लगेगी। जब इसका वोल्टेज डाउन होने लगेगा तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हेंस एन एडिशनल वोल्टेज, hence an additional voltage across RL that tends to maintain EL constant। EL जो लोड है, लोड वोल्टेज RL के क्रॉस, उसको कांस्टेंट बनाए रखता है, ठीक है। Thus the variation is EL, thus the variations in EL are reduced। अब जो वेरिएशन दिख रही थी थोड़ी कम हो जाएगी अब, ठीक है। This is shown by figure। This is shown by figure। देखो यहाँ पर वेव फॉर्म उसका दिख रहा है किस तरह से। शुरुआती वेव फॉर्म जो रहा होगा, आप फुल वेव रेक्टिफायर के वेव फॉर्म को लिखिए, ऐसे रहा था, देखो डॉटेड लाइन से। कुछ इस तरह से वेव फॉर्म जो दिख रहा था, टाइम इधर इस एक्सिस पर है और यहाँ पर वोल्टेज है, ठीक है, E।
EL जो दिखेगा वो कैसे दिखेगा, एक बार शुरुआत से जैसे ही बढ़ गया वैल्यू तो होगा क्या, घटते वक्त क्या होगा, ये तो कैपेसिटर इतने में चार्ज हो गया, जब ये घटना शुरू होता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से एडिशनल करंट और एडिशनल वोल्टेज लोड के क्रॉस दिखता है, तो इसको पूरा घटने नहीं देता, ऐसे ऐसे वेरिएशन दिखने लगता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह घटेगा नहीं, इस तरह से कांस्टेंट चलता रहेगा। ठीक है, ये चीज दिखती है वहां पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा वेरिएशन दिखेगा, तो लगभग कांस्टेंट रहेगा ये वोल्टेज। ठीक है, पूरी तरह से तो नहीं पर लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और इस एक्शन को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखो ये कैपेसिटर फिल्टर है, इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। चलिए लिखते हैं, द एक्शन ऑफ कैपेसिटर फिल्टर, इसको सिंपल कैपेसिटर फिल्टर भी नाम दिया गया है, वैसे रजिस्टर का इस्तेमाल तो होगा क्योंकि कैपेसिटेंस का कुछ ना कुछ रजिस्टर होता ही है। कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड, कैन आल्सो बी explained by, can also be explained by an alternating way, एक दूसरे तरीके से भी हम लोग इसको by an alternating मतलब यहां पर दूसरा, by alternating way, पहला वो क्या तरीका है, द डायोड करंट कंसिस्ट ऑफ ए, देखो जो डायोड करंट थी फुल वेव रेक्टिफायर में, डायोड इस्तेमाल हुए थे, उसके क्रॉस जो करंट थी वो डायोड करंट थी। द डायोड करंट, वही लोड के क्रॉस हमने मेजर किया था या उसको आउटपुट निकाला था लोड के क्रॉस डायोड करंट को, तो उसी को लिखा जा रहा है। द डायोड करंट consists of a DC part and a AC part, a DC part and an AC part। डायोड करंट में दोनों पार्ट था। ठीक है, हमने देखा भी था, जो लोड के क्रॉस वोल्टेज निकल के आया था उसमें AC और DC पार्ट दोनों थे। ठीक है, द DC पार्ट गोज थ्रू RL, the DC part goes through RL, DC पार्ट आसानी से RL के थ्रू निकल आता है, बिकॉज कैपेसिटर ऑफर्स एन इनफाइनाइट इम्पीडेंस, इनफाइनाइट इम्पीडेंस टू द डायरेक्ट करंट्स। देखो कैपेसिटर में डायरेक्ट करंट के लिए जो इम्पीडेंस होता है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, XC क्या होता है, J/ω/C, ऐसे ही तो डिफाइन था XC, इमेजिनरी नंबर, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी DC के लिए 0 लगभग, तो ये इम्पीडेंस का अमाउंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम। जैसे जैसे ओमेगा बहुत कम होगा तो ये अमाउंट इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया तो जितनी DC करंट है वो आसानी से RL के क्रॉस चली जाएगी, वो इस कैपेसिटर में यूज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसके क्रॉस रेजिस्टेंस बहुत अधिक है। अगर आपको दो रास्ते मिले, एक में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, एक आसानी से निकल सकते हैं, तो आप प्रिफर करेंगे जिसमें से आसानी से निकल सकते हैं। तो ये दो रास्ते थे, इधर आए या तो इधर आए, तो इधर बहुत ब्लॉकेज थी तो वो आसानी से इधर चले गए। ठीक है, तो वही चीज हो रही है, तो DC पार्ट तो आसानी से RL के क्रॉस चला जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका है समझाने का इंपीडेंस के थ्रू। ठीक है, हाउएवर द फॉर, अब AC पार्ट के लिए देखो, हाउएवर
द AC part, comma, the capacitor offers a low impedance। कैपेसिटर जो है आपका बहुत ही लो इंपीडेंस ऑफर करता है बाई चूजिंग द वैल्यू ऑफ C approximately this impedance can be approximately this impedance can be made small in comparison to RL। ठीक है, so that most of the AC part देखो हम लोग C कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है अपने अकॉर्डिंग अलग अलग चूज करके वहां लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का लगाएंगे कि काफी लो इंपीडेंस हो उसका AC के लिए। ठीक है, जो इंपीडेंस में C का अमाउंट अगर हम लोग घटा दें, कहां गया लिखा, शायद हमने मिटा दिया फिर उसको। XC क्या था, J बाई ओमेगा C। यहां पर C का अमाउंट अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, ये XC का अमाउंट घट जाएगा और ओमेगा जो है वो तो कांस्टेंट ही रहता है अल्टरनेटिंग पार्ट। तो C का अमाउंट घटाएंगे तो इंपीडेंस और घट जाएगा। तो उस वजह से ज्यादा AC पार्ट जो है कैपेसिटर के क्रॉस चला जाएगा। ठीक है, so that most of the AC part is bypassed through C यानी कैपेसिटर। The ripple voltage across RL is therefore the ripple voltage across RL is therefore reduced। ठीक है, अब वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा रिपल वोल्टेज RL के क्रॉस। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो रिपल फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर में फिल्टर सर्किट के अबाउट अगर करंट जो पास आउट हो रही है अब निकाला जाए, इस फिल्टर सर्किट को वहां पर इस्तेमाल करने के बाद तब क्या निकल के आता है उसको भी निकाल लें। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ RL larger the capacitance C larger the capacitance C, smaller will be the ध्यान दीजिए, अभी शायद हमने थोड़ा सा उल्टा बता दिया। ये C जो चेंज करने का मतलब था, इसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बढ़ा करके जब इसको बढ़ाएंगे तो XC जो आया है J बाई ओमेगा C, उसका अमाउंट कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे C का अमाउंट और बढ़ा देंगे तो ये अधिक से अधिक C जितना होगा उतना इम्पीडेंस कम होगा और AC का पार्ट उतना ही अधिक उसके अंदर आएगा। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर।
ठीक है, शायद उल्टा बता दिया अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, RL की वैल्यू के लिए अधिक से अधिक हम लोग कैपेसिटेंस C रखेंगे और स्मॉलर विल बी इट्स इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जो होगा इस फिल्टर का वो बहुत ही स्मॉल होगा। which will result in better bypassing of AC component ठीक है, that is smaller रिपल फैक्टर जो होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। अब इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे, देखो, सिमिलरली या लाइकवाइज फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ C for a given value of, अगर उल्टा सोचा जाए उसी बात को तो यानी C को फिक्स किया जाए, लार्जर द रेजिस्टेंस, इस बार रेजिस्टेंस को हाई रखा जा रहा है, RL स्मॉलर विल बी द देखो, सिमिलरली फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ C लार्जर द रेजिस्टेंस RL, स्मॉलर विल बी द फ्रैक्शन ऑफ AC flowing through it, which will result in lower रिपल फैक्टर। चाहे C की वैल्यू बढ़ाएं या R की वैल्यू, दोनों कंडीशन में ही रिपल फैक्टर लोअर आ रहा है, कम से कम आ रहा है। ठीक है, कैसे, क्योंकि हमने XC जो लिखा था J/ωc और R है जो है वो RL, इसका जो टोटल X आता है निकल करके √RL² प्लस XC² कुछ इस तरह से निकल के आता है इम्पीडेंस, और ये इम्पीडेंस जो है वो इफेक्टेड होगा। ठीक है, अभी उसको हम लोग देखेंगे भी कैसे ये हो रहा है कि R का अमाउंट बढ़ाएं तो किस तरह से रिपल फैक्टर घट रहा है। ठीक है, एन अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आपके सिलेबस में तो नहीं है। देखो, ये कैलकुलेशन पूछता भी नहीं है यहां पर, आपके सिलेबस में ये कैलकुलेशन या ये डेरिवेशन नहीं पूछता, आपको यहीं तक एक्सप्लेन करना होता है। पर मान लीजिए कि ये रिड्यूस हो गया, ठीक है, और मान लीजिए अगर वैल्यू निकालने के लिए कभी आए तो आप जानते रहिए, बस इसलिए बता रहे हैं। shows that the ripple factor for a full wave rectifier
रिपल फैक्टर फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर, एक बार हम लोग देख लें कि और भी फिल्टर सर्किट आपके सिलेबस में या एग्जाम में पूछता है कि नहीं, तभी पढ़ाया जाए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एलसी सर्किट भी है। ठीक है, रेक्टिफायर विद ए कैपेसिटर फिल्टर, अगर फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग कैपेसिटर फिल्टर इस्तेमाल करें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू is directly proportional to the ratio of capacitive reactance and the load resistance। ये कहाँ से आता है? ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है, इसका कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जो आर है ये प्रोपोर्शनल होता है एक्सी के और रेशियो किसके? आर एल के। तो आर जो रिपल फैक्टर है कैपेसिटर रजिस्टर सर्किट के लिए कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और एक्सी यहाँ पर 1/ω_c होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/ω_c यानी √3 ω_c × RL। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, J/ω_c लिखें या उसका मैग्नीट्यूड 1/ω_c। ठीक है, इसी तरह से सीरीज इंडक्टर सर्किट है, उसको भी आसानी से आप पढ़ सकते हैं, बहुत कठिन नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, जो आपका कैपेसिटर इंडक्टर सर्किट है वो भी बहुत इजी है, अधिकतर यही पूछता है कैपेसिटर फिल्टर सर्किट, सिंपल और ये आसान है। इसको आप यहाँ तक एक्सप्लेन कर दीजिएगा रिड्यूस तक, कैसे वो वर्क करती है। ठीक है, ये डायग्राम इसका सर्किट और कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, रिड्यूस हो जाए, जो आपका फिल्टर है या रिपल फैक्टर है वो रिड्यूस हो जाए, वही चीज़। और ये तो कैलकुलेशन के लिए ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन पे। ठीक है, जो हम लोग जेनर डायोड पढ़े थे उसकी मदद से वोल्टेज कैसे हम लोग रेगुलेट करेंगे यहाँ पर या नियंत्रित करेंगे वोल्टेज को, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन बाय यूजिंग अ जेनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब फिल्टर भी पढ़ लेंगे, रेक्टिफायर दोनों पढ़ चुके हैं। अब वोल्टेज को रेगुलेट कैसे करें थोड़ा। ठीक है, जो घट बढ़ रहा है उसको भी रेगुलेट कर सकते हैं और वोल्टेज रेगुलेशन की मदद से। ठीक है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एनी रेक्टिफायर, इसको लिखिए, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एनी रेक्टिफायर with or without the filter circuit, without the filter circuit, with or without the filter circuits, varies with the load। अभी भी ये आउटपुट वोल्टेज लोड के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है, लोड के साथ
with increasing load current with increasing load current the output voltage decreases। ऐसा होता क्यों है बताओ। देखो जो लोड के क्रॉस हम लोग निकाल रहे हैं वोल्टेज, तो वो वोल्टेज कुछ अमाउंट का आया होगा, V मान लेते हैं, और इसके क्रॉस करंट I है, तो पावर जो इसके क्रॉस निकल के आएगी V इंटू आई वो कांस्टेंट रहेगी। अगर I का अमाउंट हम बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का अमाउंट घट जाएगा, ठीक है। I का अमाउंट बढ़ाएंगे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, लोड के क्रॉस, तो V का अमाउंट घट जाएगा। अगर V का अमाउंट बढ़ाना चाहें तो I के अमाउंट को घटाना होगा, ठीक है। यही बात कही जा रही है। इसका मतलब अभी भी ये कांस्टेंट नहीं है वोल्टेज, ये करंट के अकॉर्डिंग अलग अलग बदल रहा है, ठीक है। द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ voltage, the degree of variation of voltage is expressed in terms of load regulation। ठीक है, ये आपका लोड रेगुलेशन के टर्म में ये लिखा जा रहा है कि कितनी डिग्री है, ठीक है। विच इज डिफाइंड एज परसेंटेज, एज अ परसेंटेज के फॉर्म में डिग्री ऑफ वेरिएशन को डिफाइन किया गया है। लोड रेगुलेशन जो है आपका, ये इक्वल टू क्या होता है, VNL माइनस VFL अपान VNL इंटू 100। कुछ इस तरह से लोड रेगुलेशन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब देखो VNL VFL ये सब है क्या, where VNL and VFL are respectively the the output voltage या voltages in the no load condition, VNL जब कोई लोड नहीं कनेक्टेड है तब, एंड इन द फुल लोड कंडीशन जब कोई फिक्स अमाउंट का लोड रेजिस्टेंस कंडीशन यहां पर कनेक्टेड है, तो फुल लोड कंडीशन, ठीक है। लोड का मतलब क्या हुआ, जो आउटपुट वोल्टेज वहां लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैलकुलेट किया गया था, वो क्या होता है, अप्लाई किया जाता है ना किसी भी सर्किट के लिए, किसी भी डिवाइस के लिए, हाउस सर्किट के लिए, फैन के लिए, टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, सबके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। पर जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएं हम लोग, अधिक रेजिस्टेंस अमाउंट का अगर हम लोग इस्तेमाल करें डिवाइसेस, टीवी, फ्रिज, मोटर, सब कुछ जो भी अलग अलग डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो इस्तेमाल अगर हम लोग करें तो लोड बढ़ता चला जा रहा है। उस वजह से वोल्टेज क्या हो रहा है, वो घट जाता है। वोल्टेज घट जाता है, इसका मतलब कि
हमें वोल्टेज को रेगुलेट करना होगा, यानी नियंत्रित रखना होगा कि वोल्टेज का अमाउंट घटे ना। तो वोल्टेज का अमाउंट ना घटे, इसके लिए हम लोग लोड रेगुलेशन पहले कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब कोई लोड ना हो तब कितना वोल्टेज है, और जब कुछ हैवी अमाउंट का हम लोग फुल लोड रखें तब कितना वोल्टेज है, और डिवाइडेड बाई नो लोड से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो लोड रेगुलेशन आपका इस तरह से डिफाइन हो गया है। ठीक है, अब इसको नियंत्रित कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। जेनर डायोड का इस्तेमाल करेंगे जो आपके स्टेबलाइजर में इस्तेमाल होता है, सिंपल, जो आपके वोल्टेज को फिक्स रखता है किसी डिवाइस के लिए। ठीक है, जैसे टीवी वगैरह के लिए स्टेबलाइजर इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि वोल्टेज लो ना हो वहां पर। लेकिन इतना तो तय है, सर्किट में हर जगह वोल्टेज तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। जिस डिवाइस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए वो वोल्टेज बराबर देता रहेगा, बाकी अदर सर्किट में वोल्टेज का अमाउंट लो हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखो thus an ideal constant voltage power supply, जो आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज पावर सप्लाई होगी वो कैसी होगी, देखो पावर सप्लाई that maintains a constant output voltage irrespective of the load। यानी लोड का उस पर कोई असर ना हो, कुछ इस तरह की पावर सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, पर हमेशा असर तो होगा, पर उसको हम लोग कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, देखो फिर से देखो, it can be improved substantially या substantially ठीक है, by connecting a Zener diode in parallel with the लोड। ठीक है, लोड के पैरेलल में एक जेनर डायोड हम लोग कनेक्ट कर दें तब ये आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। सब्सटेंशियली का मतलब होता है अमाउंट वाइज। ठीक है, एज शोन इन फिगर। देखो इसके लिए सर्किट डायग्राम कैसा है। रेक्टिफायर फिल्टर से जो आपका आएगा सप्लाई, उसको हम लोग इसमें कनेक्ट कर देंगे, इसके दो टर्मिनल्स के बीच में। यहां से फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम द रेक्टिफायर फिल्टर सिस्टम। यहां से जो सप्लाई आएगी रेक्टिफायर फिल्टर सिस्टम से, जो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस निकल के आया है आपका वोल्टेज, उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे इन दो टर्मिनल्स के बीच में। और यहां पर जो लोड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो डिवाइस,
RL उस डिवाइस का लोड रेजिस्टेंस है, और इसके पैरेलल में हम लोग जेनर डायोड एक कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। जेनर डायोड का सिंबल याद रखिएगा, ठीक है, कुछ ऐसे था, ये ऐसे होगा, जेड बनना चाहिए ना। ठीक तरीके से सिंबल बना लेते हैं। जेनर डायोड का सिंबल जो है आपका कुछ इस तरह से, ठीक है। देख लेते हैं सिंबल ठीक बना है कि गड़बड़ी बना दिए हैं। नहीं, पहले सही बनाए थे, अब गड़बड़ हो गया है। ठीक है, ऐसे ये जेनर डायोड इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। इसके क्रॉस जो करंट होगी उसको मान लेते हैं IZ है, ठीक है, और इसके क्रॉस जो करंट होगी वो IL लोड करंट होगी, और यहाँ पर जो टोटल करंट होगी इन दोनों करंट का सम होगा IZ प्लस IL, या सिंपल कहें जो करंट I है उसके क्रॉस से आ रही है, जो लोड के क्रॉस से यहाँ पर वो दो पार्ट में यहाँ डिवाइड हो जाती है, एक IZ और एक IL में, ठीक है। ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया, जेनर डायोड जिसमें कनेक्ट किया गया है, ठीक है। व्हेन द लोड करंट IL, अब इसके बारे में लिखे हम लोग, व्हेन द लोड करंट IL, ये लोड करंट IL वेरीज, जब इसका अमाउंट बदलता है तो क्या होगा। लोड के बढ़ाने के साथ साथ ये करंट का अमाउंट बदलेगा, बढ़ेगा, ठीक है, या बदलेगा, कहें सिंपल, द जेनर डायोड या द जेनर करंट IZ adjusts itself so as to compensate for the variation and maintain I, जो I वहां से आ रही है इनपुट करंट, कहें इसको अगर I इन नाम दे दें हम लोग, इनपुट अनचेंज्ड, ठीक है। क्या होगा कि IL जब बढ़ेगा या घटेगा उसके अकॉर्डिंग IZ अपने आप को इस तरह एडजस्ट करेगा कि टोटल जो करंट IN है जो इस लोड के क्रॉस ली गई फिल्टर और रेक्टिफायर के, वो आपकी कांस्टेंट रहे। ये बढ़े तो ये घटना शुरू हो जाए, ये घटना शुरू हो जाए तो ये बढ़ जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से। या सिंपल कहें IL का अमाउंट अगर बढ़ रहा है तो IZ घटने लगेगा, और अगर IL का अमाउंट घटेगा तो IZ बढ़ जाएगा, कुछ इस तरह से अपने आप को वो मेंटेन करता है जेनर डायोड, ठीक है। एज लॉन्ग एज द वेरिएशन ऑफ लोड करंट, as long as the variation of load current is within limits such that the resulting variation in IZ
as long as variation of load current is within limit such that the resulting variation in IZ is within its operating range, ये भी कुछ ऑपरेटिंग रेंज में होना चाहिए, इज विद इन इट्स ऑपरेटिंग रेंज। ठीक है, देखो आईजेड के अपनी एक खुद रेंज होगी, कितना कम अधिक हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि चाहे जितना हो, तो इस रेंज के अंदर ही वेरिएशन होगा, तब तो ये कांस्टेंट बनाए रखेगा करंट को। ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस जेनर the voltage across जेनर आर लोड, दोनों के क्रॉस वोल्टेज, चाहे जेनर की बात करें या लोड, क्योंकि पैरेलल में है तो वोल्टेज दोनों के सेम रहेगा। ठीक है, लोड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो जब पूछा जाए वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में तो यही बताना होगा आपको, लोड रेगुलेशन डिफाइन करना होगा और ये सर्किट बतानी होगी कि ये सर्किट आईजेड जो है वो अपने आप को इस तरह से मेंटेन करेगा कि जब आरएल के क्रॉस करंट का अमाउंट बढ़ेगा तो आईजेड घट जाएगा, और जब आईएल का अमाउंट घटने लगेगा आरएल के क्रॉस तो आईजेड बढ़ जाता है। ठीक है, ये अपने आप को इस तरह से मेंटेन करता है। ठीक है, उसी अमाउंट के साथ, क्योंकि ये रिवर्स बायस में इस्तेमाल हो रहा है, तो रिवर्स बायस में देखो क्या होता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है क्या होता है, करंट का अमाउंट कुछ कांस्टेंट होता है, फिर एकाएक ब्रेकडाउन वोल्टेज मिल जाता है, तो करंट का अमाउंट कुछ भी हो वोल्टेज वहीं पर मेंटेन बना रहता है। तो उस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए अपने क्रॉस ये करंट के अमाउंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, वो अमाउंट चाहे यहाँ पर रहे यहाँ पर रहे, वोल्टेज को फिक्स रखेगा। तो इस आईजेड आईएल के अकॉर्डिंग अपना करंट का अमाउंट वो बदलता रहता है। ठीक है, अलग अलग, ये जेनर डायोड की खूबी होती है रिवर्स बायस में जो इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। और इसको डीप में स्टडी करने के लिए आप फर्दर बुक्स पढ़ सकते हैं जिसमें और डिटेल में इस सर्किट की एनालिसिस होगी, पर यहाँ आपके यहीं तक है। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड हो रहा है वोल्टेज रेगुलेशन के साथ। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, पीएनपी एनपीएन, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर क्या होता है, कॉमन बेस क्या होता है, कॉमन कलेक्टर क्या होता है, हाइब्रिड पैरामीटर्स क्या होते हैं, और एम्पलीफायर के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।